हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है ऊष्मा के बारे में। इससे पहले बच्चों इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में चले जाइए क्लास 7th साइंस का, वहाँ से चैप्टर 3 का जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो था बच्चों, उसमें हम लोगों ने थर्मामीटर के बारे में और ये भी देखा था कि टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ये देखा था हम लोगों ने। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है वो अगर हम अपने क्या बोलते हैं कि ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं और उससे टेम्परेचर का पता लगाना चाहते हैं, तो वो हम उसमें क्या हो जाएंगे, गलत साबित हो जाएंगे। और हम लोगों ने देखा था तापमान का मापना, कैसे हम तापमान को माप सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था कि थर्मामीटर क्या होता है, डॉक्टर का थर्मामीटर क्या होता है, लैब वाला जो थर्मामीटर होता है बच्चों वो कैसा होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है ऊष्मा का स्थानांतरण। अब ये एक वर्ड आया है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, कोई एक जगह, कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वस्तु है, अगर ये उठ करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तो हम बोल सकते हैं कि इस वस्तु का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। यानी कि स्थान में उसका अंतर आ गया है, मतलब स्थान उसका परिवर्तित हो गया है। स्थानांतरण कहने का मतलब क्या हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो पहुंच गया है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा के केस में भी हम लोग देखेंगे, हीट के केस में देखेंगे कि हीट जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचता है। ठीक है, मेन मुद्दा यही है कि हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि ऊष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचती है। तो आप लोग सरप्राइज कीजिएगा कि अच्छा ऊष्मा कैसे एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए आदमी का तो सुना है कि उसके पास पैर है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। जानवर है उसके पास भी पैर है। हवा है, हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकती है। ये ऊष्मा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगी, इसका स्थानांतरण किस प्रकार होगा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजाक से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को और पढ़ना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पे न्यू हैं, ठीक है, आप चैनल पे न्यू हैं, पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ही कर दीजिए, क्योंकि जितने भी क्लास 7 के जो भी सब्जेक्ट्स है उन सभी के वीडियोज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या करें कि अभी तक हमने देखा कि कोई भी चीज़ जितनी गर्म होगी उसका ताप क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। क्या होगा बच्चों कि कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा गर्म होगा उसका ताप क्या होगा, उतना अधिक होगा। यानी कि किसी भी वस्तु का तापमान ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है, किसी वस्तु का तापमान कम है तो वो उतना, मतलब उतना नहीं है ठंडा, मतलब उतना गर्म नहीं है जितना कि ये गर्म है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु का तापमान जितना अधिक वो वस्तु उतना गर्म होगा, बस इतना समझना है। ठीक है, अब देखो क्या करें कि अगर किसी गर्म चीज को किसी ठंडे चीज के पास सटा कर रखा जाए, जैसे गर्म दूध से भरे गिलास को ठंडे पानी से भरे कटोरे में रखा जाए, तब क्या होता है, सोच के देखिए कि अगर हम किसी गर्म चीज को किसी ठंडे चीज के साथ सटा करके रख दे तब क्या होगा। और एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या दिया है बच्चों कि अगर हम गर्म दूध से भरे गिलास को अगर ठंडे पानी से भरे कटोरे में रखा जाए तब क्या होगा। आप खुद बताइए कि क्या होगा, क्या वो ठंडे जो कटोरी में जो ठंडा पानी रखा हुआ है, क्या वो पानी गर्म होगा कि नहीं होगा। आप खुद से करके देखे होंगे, जब आपको दूध पीना है बहुत जल्दी, मतलब गर्म है, अभी अभी निकला है और आपको अभी तुरंत ही पीना है, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट गर्म तो पीजिएगा नहीं, तो क्या कीजिएगा, उसको पानी में, मतलब ग्लास में रखिएगा, ग्लास से उसको कटोरे में पानी डाल करके उसको रख दीजिएगा कि ये क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, और पानी को देखिएगा कि ग्लास जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया और पानी का ये कटोरे का जो पानी है वो क्या हो गया, गर्म हो गया है। ये कैसे होता है, ये मैजिक क्या है, मतलब ग्लास से जो गर्म गर्म उसका जो तापमान है वो ट्रांसफर होकर के कहाँ चला गया, पानी के अंदर चला गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्या ये स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ, एक स्थान से उठ करके ऊष्मा जो है वो दूसरे स्थान तक पहुंच गया, तो क्या हम इसको स्थानांतरण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो देखो यही समझना है कि ऊष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान किन किन परिस्थितियों में जाता है और किस प्रकार से जाता है, कब जाएगा कब नहीं जाएगा, कब स्थानांतरण होगा कब स्थानांतरण नहीं होगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करा है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप अपने घरों में तवे पर रोटी बनते देखा है, कढ़ाई में सब्जी बनाते समय बर्तन जलते चूल्हे से ऊपर हटा देते हैं तो क्या होता होगा, क्या होता देखते होंगे। ठीक है,
आपने सोचा है कि ये बर्तन किस प्रकार गर्म हो जाते हैं? हम लोग देखते हैं कि कोई भी बर्तन रखे खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए जो तवा रखते हैं, तो नीचे क्या है, लौ जलते हुए रहता है और ऊपर क्या हो जाता है, तवा गर्म हो जाता है और उस पर रोटी बन जाता है। चूल्हे से हटा देने के बाद कुछ देर बाद जो है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ठंडा हो जाता है? क्या चूल्हे की लौ से उष्मा पाकर बर्तन गर्म हो जाता है? पुनः बर्तन से उष्मा वायुमंडल अथवा परिवेश की ओर कैसे स्थानांतरित हो जाती है? और कोई भी वस्तु अभी गर्म है, उसको थोड़ी देर छोड़ दिए तो क्या हो जाता है, ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो कारण रहा है बच्चों, कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है। तो देखो बच्चों, इसका कारण है, देखो कि इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो रही है। वास्तव में उष्मा जो है वो सदैव, मतलब हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो अगर हम बात करें कि एक उष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहती है, मान लीजिए ये एक जगह है और ये एक जगह है, ठीक है, ए और ये बी है। बी, ए जो है वो बहुत गर्म है और बी जो है वो ए की अपेक्षा क्या है, थोड़ा ठंडा है। तो उसमें किस डायरेक्शन में जाएगी, इधर जाएगी। कैसे जाएगी बच्चों, इस डायरेक्शन में, यानी कि यहां से चलेगी और बी के पास पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि बी का जो तापमान है, बी का जो टेम्परेचर है वो ए के टेम्परेचर से कम है। यानी कि जिस किसी वस्तु में अगर उष्मा का ट्रांसफर हो रहा है तो वो हमेशा ठंडे वस्तु में जाएगी, मतलब हमेशा गर्म वस्तु से कहाँ जाती है, ठंडे वस्तु की ओर जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि उष्मा जो है वो सदैव कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है, गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे देखो, अतः कह सकते हैं कि उष्मा जो है वो उच्च उष्मा वाली ताप वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में जाती है। तो क्या समान ताप वाली दो वस्तुओं में उष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा, मतलब एक का टेम्परेचर ज़्यादा और एक का कम है, तो क्या हम ऐसा, तो अगर सोच करके देखो कि दोनों का टेम्परेचर, अगर दो वस्तु लेते हैं और दोनों का जो टेम्परेचर है वो दोनों बराबर ही रहता है, तो क्या इन दोनों में क्या होगा, उष्मा का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो क्या करें कि उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, आइए इसकी खोज करें, मतलब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है बच्चों। क्या है कि ये ईंट रखा गया और ईंट पे क्या है, ये एल्युमिनियम का छड़ रखा गया है। ठीक है, एल्युमिनियम के छड़ पे जब हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती जब जलाते हैं तो क्या करते हैं, मोमबत्ती को खड़ा करने के लिए उसको पिघला करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मोमबत्ती को पिघला करके यहाँ पे गिरा करके क्या बना दिया गया है, मतलब छोटा छोटा उसका टुकड़ा यहाँ पे सजा दिया गया है। ठीक है, और तो देखते हैं कि जब मोमबत्ती ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, यहाँ पे जो एल्युमिनियम का छड़ था, धातु का जो छड़ है, उसके ऊपर मोमबत्ती को चिपका दिया और पास में मोमबत्ती रख करके इसकी एकदम सिरे से देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये मोमबत्ती जो है जल रहा है और ये एकदम यहाँ पे इसके कोने पे जो छड़ का कोना है वहां पे छड़ को गर्म किया जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि वो जो पिघला मोमबत्ती को जो यहाँ पे रखे थे, बनाए थे, उसका टुकड़ा बनाए थे, चिपकाए थे इस छड़ पे, तो क्या होने लगता है कि पिघल करके गिरने लगता है। और पहले कौन गिरेगा, ये वाला तो गिरेगा नहीं क्योंकि ये तो बहुत दूर है। तो पहले कौन गिरता है, जो इसके सबसे नजदीक है, और यहाँ से गिरते गिरते ये कहाँ तक पहुंचता है, यहाँ पे, और बाद में पूरा ये सब का सब गिर जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं, हम क्या देखते हैं बच्चों कि इसमें क्या हो रहा है, उष्मा जो है वो कैसे किस प्रकार चलती है अंदर अंदर, वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो क्या करें कि मोम के टुकड़ों को क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं। सबसे पहले कौन सा टुकड़ा गिरता है, उष्मा लौ के निकट के सिरे से दूसरे की ओर स्थानांतरित होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये गिर गया है, एक गिर रहा है, और ये क्या है, गिरने के कगार पे है। और ऐसे ऐसे है जो उष्मा धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगी, जब उष्मा जो है वो आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, ये मोमबत्ती के जो टुकड़े हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि चालन किसे कहते हैं। ठीक है, चालन किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। यानी कि गर्म सिरा, मान लीजिए ये इसका गर्म सिरा है और ये इसका ठंडा सिरा है, तो गर्म सिरा से ठंडे सिरे की ओर जब उष्मा स्थानांतरित होती है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं चालन। ठीक है, अब देखो, ठोसों में उष्मा का स्थानांतरण प्रायः चालन प्रक्रम के द्वारा ही होता है। यह भी याद रखना है कि ठोस में जब उष्मा चलेगी, यानी कि ठोस में जब उष्मा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, तो वो कहां से, किस प्रकार का होगा, तो चालन प्रक्रम के द्वारा होगा। किस प्रकार होगा बच्चों, चालन प्रक्रम के द्वारा, चालन प्रक्रिया के द्वारा ठोसों में जो है वो उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। क्या सभी पदार्थों में उष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने देखा होगा कि खाना पकाने के बर्तन के, प्रेशर कुकर का जो बर्तन होता है उसके सस्पेन आदि में प्लास्टिक अथवा
लकड़ी की हत्थी चढ़ी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो बिल्कुल जो उठा सकते हैं। उसका जो हत्थी में होता है, जो पकड़ने वाला जो सिरा होता है, वो क्या होता है, उसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का बना होता है। तो हम लोग कैसे उठा लेते हैं? जबकि लोहे का अगर धातु का बना है तो उसको छूने से हाथ जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। जैसे रोटी बनाते समय जो तवा है उसको छू देते हैं तो, या फिर कुकर का जो ये है मेटल वाला जो पार्ट होता है, अगर उसको टच करते हैं तो उसमें गर्मी मतलब हाथ जल जाता है। लेकिन वही उसका जो ब्लैक वाला जो पार्ट होता है कुकर का, उसको पकड़ करके उठाते हैं तो क्या हो जाता है, ये हमको जलन नहीं होता, हाथ नहीं जलता है। या फिर अगर कोई उसको सस्पेंस जो होता है उससे अगर हम उसको उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई कपड़ा ले लेते हैं और कपड़ा से क्या करते हैं, उसको उठाते हैं जिससे कि हमारा हाथ नहीं जलता है। तो डायरेक्ट अगर हम मेटल वाला जो पार्ट है उसको छूते हैं तब क्या होता है, हमारा हाथ जल जाता है। लेकिन वही अगर हम उसको कपड़े से छूते हैं तो कपड़ा के थ्रू जो है वो उष्मा जो है वो हाथ मतलब गर्म नहीं होता है, नहीं जलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो बच्चों, क्या करें कि जो पदार्थ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर उष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चालक। जैसे ये लोहा का, अगर मान लीजिए ये लोहे का रड है तो इस रड को यहाँ पे गर्म कीजिएगा तो यहाँ तक इसकी गर्मी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंच जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो लोहे का छड़ है वो क्या कहलाएगा? रड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इसका चालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? चालक। और इंग्लिश में इसको कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो कोई भी जो धातु है वो उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है बच्चों? सुचालक। मतलब अपने से यहाँ से होकर के यहाँ तक की उष्मा को फ्लो होने देता है, इसलिए इसको चालक बोलते हैं। इनके उदाहरण है अगर देखिएगा तो लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आदि। जो पदार्थ उष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, उष्मा के कुचालक को उष्मा रोधी भी कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, जैसे हम मान लीजिए कोई लकड़ी जलाते हैं, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती जल रहा है तो मोमबत्ती यहाँ पे जल रहा है लेकिन इसका निचला सिरा हम अगर टच करते हैं तो क्या मोमबत्ती से हाथ जल जाएगा? नहीं जलता है। लेकिन वही अगर हम मान लीजिए ये क्या है, ट्राइपॉड है, और ट्राइपॉड को ये मेटल का बना हुआ है और इसका यहाँ वाला पार्ट अगर हम छूते हैं तो क्या हो जाएगा? हाथ जलने लगेगा। लेकिन मोमबत्ती का ये वाला, तो यही बात कही जाती है कि कोई भी वस्तु क्यों, क्योंकि ये जो मेटल है वो क्या है? उष्मा का सुचालक है। ये अपने से हो करके उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने देती है, ठीक है। और जो नहीं जाने देता उसको कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कुचालक बोलते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? उष्मा के कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या कर रहा है कि जल तथा वायु उष्मा के क्या है? कुचालक है। तब इन पदार्थों में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? आइए देखते हैं। अब देखो, अब बात करोगे कि जल और वायु जो है वो क्या है? उष्मा का कुचालक है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो उष्मा का सुचालक होता है उससे तो होकर के जो उष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, जिसको हम चालन बोलते हैं, चालन विधि के द्वारा, ठीक है। ये तो बात क्लियर हुआ। लेकिन अब बात कीजिएगा कि अब जल में भी जल गर्म करते हैं ना, पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म क्यों हो जाता है? जबकि पानी जो है वो क्या है? उष्मा का कुचालक है। तो पानी में तो उष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाएगी नहीं, ठीक है ना। पानी का एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। तो अगर यहाँ पे पानी को गर्म करते हैं तो क्या ये वाला पार्ट गर्म होगा? तो गर्म तो हो जाता है बच्चों, लेकिन जबकि ऐसा देखा जाता है बच्चों कि पानी जो है वो क्या? उष्मा का कुचालक है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाता है। वही अगर बात करें हवा का, हवा जो है वो उष्मा का कुचालक है लेकिन फिर भी हवा गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है? तो देखो बच्चों, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक एक्सपेरिमेंट है उसको देखते हैं। तो देखो क्या करें कि जब हम जल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जब हम जल को गर्म करते हैं तो लौ के पास का जो जल होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है और इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल इसका स्थान लेने आता है और फिर यह जल भी गर्म होकर के क्या करता है? ऊपर उठता है तथा आसपास के जल को फिर से इसके स्थान पर आ जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि फ्लास्क का सारा जो जल है वो गर्म न हो जाए। उष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संवहन कहते हैं। तो संवहन को समझ लेते हैं। संवहन क्या है? जैसे यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो क्या दिखाई देगा कि ये देखो मोमबत्ती से क्या किया जा रहा है? ये एक बीकर है, ठीक है। ये क्या है? ये एक बीकर है और बीकर में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? जल भरा हुआ है, ठीक है। अब इस बीकर में जल भरा हुआ है तो हम
अगर यहाँ से मोमबत्ती जलाएंगे तो इसका नीचे वाला जो पार्ट होगा, ये जो इसका पार्ट है, ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ये गर्म हो रहा है। तो जब कोई भी जल गर्म होता है या फिर कोई हवा गर्म होती है तो गर्म होने पे क्या हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। और जब ये हल्का होगा तो कहाँ उठेगा, ऊपर उठेगा। कहाँ उठेगा बच्चों, ऊपर उठेगा। जब ये ऊपर उठेगा तो इस यहाँ पे तो जगह खाली हो गया, ठीक है। ये जल जो है वो गर्म होकर के कहाँ उठ गई, ऊपर। ऊपर उठने के बाद ये जो जगह है वो क्या हो गया, खाली हो गया। अब इस खाली जगह को इसके अगल बगल वाले जो ठंडे जल है वो भरने के लिए आएंगे, और जब वो गर्म होंगे तो फिर वो भी ऊपर उठेंगे। फिर ये जगह खाली होगा, फिर इसके आसपास के जो ठंडे जल है वो भरने आएंगे इसके जगह को, फिर ये गर्म होंगे, फिर ये ऊपर उठेंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा का पूरा पानी जो है वो गर्म नहीं हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन। ये याद रखना है कि ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं, ठीक है। वायु में भी यही होता है। वायु भी जल की अपेक्षा सबसे पहले लौ के पास गर्म होकर के ऊपर उठती है और आसपास की हवा फिर उसका स्थान लेने आती है। और यह प्रक्रिया, यह संवहन की प्रक्रिया चलती रहती है। अपने विचार की दृष्टि से क्रियाकलाप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पेज है वो घूम रहा है, ठीक है ना, हवा के कारण, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है। हवा भी जो होती है वो क्या होती है, गर्म होकर के ऊपर उठती है और उसको भरने के लिए जो है वो दूसरी हवा, ठंडी हवा उसके पास आती है। अब देखिए कि ऊपर की ओर वायु के संवहन द्वारा गर्म होती है, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, और इसलिए नली के ऊपरी सिरे के सामने वाला जो हाथ या मोमबत्ती की लौ के ऊपर वाला जो हाथ है वो अधिक गर्मी का अनुभव करती है, जबकि लौ के अगल बगल वाला जो हवा है वो गर्म ऊपर उठने के स्थान लेती है और वह संवहन द्वारा गर्म नहीं होती। इसलिए नली के निचले सिरे से सामने वाली मोमबत्ती की लौ के बगल वाले हाथ की ओर गर्मी का अनुभव नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा तब आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे थल समीर और समुद्री समीर। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक थल समीर का और एक समुद्री समीर का। ये क्या होता है, थल समीर और समुद्री समीर क्या है बच्चों, इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखो क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि तटीय क्षेत्रों में, अब बात करें कि तटीय क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, कि समुद्र के किनारे वाला जो पार्ट होता है, मान लीजिए ये समुद्र है, ये किनारा है, ठीक है। तो इसके हम लोग जानते हैं ना, इंडिया का अगर मैप देखिएगा, यहाँ पे आपको मैप दिखा देते हैं। देखिए अगर आप मैप देखिएगा, ये क्या है, हमारा प्यारा देश भारत है, ये इंडिया है। तो इंडिया के किनारे वाला ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, तटीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, तटीय क्षेत्र बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये समुद्र है, ये सब क्या है, जो ब्लू पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है वो सब के सब क्या है, समुद्र है। तो अब देखो ये जो तटीय क्षेत्र है, यानी कि जहाँ भी जो भी तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पे एक विचित्र घटना घटती है। अब ये विचित्र घटना क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो वो विचित्र घटना ये है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, विचित्र घटना यह है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे के लोग प्रतिदिन एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। अब ये मनोरंजक परिघटना क्या है, तो देखो क्या करा है कि दिन के समय स्थल जो है, धरती जो है वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा जो है वो जल की ओर मतलब वापस धरती पे आती है। तो अतः समुद्र शाम को समुद्र की ओर से जोर जोर से हवाएं चलती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म हवा जो है ऊपर समुद्र की ओर बह जाती है और ऊपर समुद्र की ओर आने वाली हवाएं जो है वो समुद्री समीर कहलाती है। और समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के जो भवन होते हैं और खिड़कियां होती हैं वो क्या हो जाती है, समुद्र की ओर बनाई जाती है। और रात्रि में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। इसको थल समीर बोलते हैं। तो इसको ऐसे समझा देते हैं हम आपको। आइए अब मैप पे चलते हैं और मैप पे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ये है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए ये जो पार्ट दिखाई दे रही है सब क्या है, धरती है, ठीक है। स्थल क्या बोलते हैं इसको, स्थल। जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो देखो सूर्य का प्रकाश तो दोनों जगहों पे पड़ेगा, समुद्र के पानी में भी पड़ेगा और स्थलों पे भी पड़ेगा। तो दोनों में अब सोच करके देखो कि समुद्र इतना मतलब बड़ा है और समुद्र पे क्या है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो पानी थोड़ा देर से गर्म होता है, ठीक है। वही अगर बात कीजिएगा तो स्थल जो होता है ना बच्चों, वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अब देखो शाम के समय में, दोपहर के समय क्या हो गया, स्थल ज़्यादा गर्म हो गया, किसकी अपेक्षा, समुद्र की अपेक्षा।
किसकी अपेक्षा गर्म हो जाती है बच्चों? समुद्र की अपेक्षा। अब हम लोगों ने देखा था कि संवहन वाला जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या हो जाता है, अब देखो स्थल जब गर्म होगा तो स्थल पर के वायु जो होंगे यहाँ पे घूम रहे होंगे, स्थल पर के जो वायु घूम रहे हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? वो भी गर्म होंगे। तो जब वायु यहाँ के गर्म हो जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि वायु जब गर्म होती है तो कहाँ उठती है? ऊपर उठती है। कहाँ उठती है बच्चों? ऊपर की ओर उठती है। तो जब ये ऊपर की ओर उठेंगे तो इसका जगह खाली होगा कि नहीं होगा? मतलब जो स्थल पर का जो स्थल पर के जितने भी वायु हैं वो सब के सब क्या होंगे? गर्म होंगे। गर्म होकर के कहाँ उड़ जाएंगे? ऊपर की ओर उड़ेंगे। ऊपर की ओर उड़ेंगे तो ये जगह खाली होगा कि नहीं होगा? ये वाला जगह जो है वो खाली हो जाएगा। तो इस खाली जगह को समुद्र के किनारे वाला जो समुद्र का जो लेवल है, टेम्परेचर है, वो कम होता है स्थल की अपेक्षा दिन में। तो क्या होगा कि ये जो ठंडा मतलब स्थल की अपेक्षा जो समुद्र का वायु होगा वो क्या होगा? ठंडा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो हवा जो है वो ऊपर की ओर उठा और ऊपर चला गया, तो इसकी जगह को खाली जगह को भरने के लिए समुद्र से जो हवाएं हैं वो स्थल की ओर बहने लगती है। तो ये जो प्रक्रिया होता है ये शाम के समय होता है। कब होता है बच्चों? शाम के समय होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समुद्री समीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? समीर का मतलब हवा होता है। हवा का ही पर्यायवाची शब्द है समीर, तो समीर बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? समुद्री समीर बोलते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि दिन के समय में पृथ्वी जो है वो गर्म होकर के उसके हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, तो उन जगहों को भरने के लिए समुद्र की तरफ से हवाएं जो है वो पृथ्वी की ओर मतलब स्थल की ओर चलेंगी। तो जब स्थल की ओर चलेंगी तो क्या होगा कि ये समुद्री समीर चलेगा। ठीक है, समुद्र की ओर से हवाएं जो है वो स्थल की ओर बहेंगी। ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद देखो स्थल समीर क्या होता है? स्थल समीर ये होता है बच्चों, जैसे आप देखिएगा तो स्थल समीर का मतलब ये हुआ, स्थल समीर ये हुआ, स्थल समीर कहने का मतलब ये हुआ, देखिए स्थल समीर में ये होता है कि अब देखो शाम के समय में रात हो गया, ठीक है, शाम हो गया, शाम के समय अब देखो स्थल की एक खासियत यह है कि ये बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन समुद्र का जो पानी होता है वो न तो बहुत जल्दी गर्म होता है और न तो बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो अब रात का समय आएगा, जब सूर्यास्त हो जाएगा तो रात के समय आएगा तो समुद्र की अपेक्षा धरती जो है वो मतलब जो स्थल भाग है वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा बहुत जल्दी। समुद्र अभी गर्म ही है और उसकी अपेक्षा जो स्थल जो है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो अब सोच के देखो उल्टा स्थिति हुआ। समुद्र का जो ये क्या बोलते हैं, समुद्र का जो पानी है वो क्या है? अभी गर्म ही है। रात के समय में 12 बजे जाइए, 11 बजे 12 बजे, तो समुद्र का जो जल है वो गर्म है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और स्थल जो है वो क्या हो गया है? ठंडा हो गया है। तो अब क्या होगा कि अब जो हवाएं चलेंगी वो किधर से चलेंगी? स्थल की ओर से चलेंगी। क्यों? क्योंकि इसका जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर उठेगा और इसके जो हल्के हवाएं हैं वो ऊपर उठेंगी और जो स्थल की ओर से जो ठंडी हवाएं हैं वो समुद्र की ओर चलेंगी। तो ये जो प्रक्रिया होता है इसको बोलते हैं स्थल समीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्थल समीर। जो कि रात के समय चलने वाली जो हवाएं हैं वो उसको स्थल समीर बोलेंगे और जो शाम के समय जो चलती है हवाएं मतलब दिन के समय में वो क्या कहलाती है? दिन के समय जो चलती है हवाएं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मतलब सुबह रात तक आते आते जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो जो रात के समय चलने वाली है उसको स्थल समीर और जो शाम के समय चलती है उसको क्या बोलते हैं? समुद्री समीर बोलते हैं। आई होप ये जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे क्या करा है कि हम जाड़े के दिनों में एक और भी चीज़ है उसको भी समझना जरूरी है। क्या है कि हम जाड़े के दिनों में धूप में बैठना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। हम जाड़े के दिनों में क्या करते हैं? धूप में बैठना पसंद करते हैं। क्यों? सूर्य से हम प्रतिदिन उष्मा किस प्रकार, सूर्य से हमें जो उष्मा है वो किस प्रकार पहुंचती है? यह चालन संवहन द्वारा नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में उष्मा प्राप्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई माध्यम है? अधिकांश भाग निर्वात है, वायु उष्मा रोधी है, अतः सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा आने का एक अन्य प्रक्रम विकिरण है। देखो इस चीज को समझो। हम लोगों ने दो प्रक्रिया को सीखा। क्या सीखा बच्चों? पहला प्रक्रिया कि कोई भी मेटल हो गया उसमें इस पार्ट को गर्म करेंगे तो यहाँ तक उसका जो उष्मा है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम गर्म करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या उष्मा जो है ऐसे चलेगी। तो इस प्रक्रिया को क्या बोले थे? चालन बोले थे। क्या बोले थे बच्चों? चालन। और ये सब कहाँ होता है? सुचालक वस्तुओं में होता है। जो उष्मा के सुचालक होते हैं ठोस वस्तुओं में होता है चालन प्रक्रिया। दूसरा हम लोगों ने देखा था जल और वायु के बारे में हम देखा था। तो उसमें क्या था कि ये गर्म होकर के ऊपर उठता है, फिर ठंडा वाला यहाँ पे आता है, फिर ये गर्म होकर के ऊपर उठता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? संवहन। तो आप लोग देखे होंगे कि इन दोनों प्रक्रिया में कोई ना कोई वस्तु की आवश्यकता है, तभी जो उष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। लेकिन सोच करके देखो कि कोई
उनके बीच में माध्यम ना हो, फिर भी जैसे सूर्य है और पृथ्वी है यहाँ पे, तो सूर्य से जो सूर्य का प्रकाश है वो उष्मा है वो पृथ्वी तक पहुँचती है, लेकिन इसके बीच में निर्वात है, मतलब खाली है, कुछ कोई माध्यम नहीं है, फिर भी ये जो उष्मा है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंच जाती है। तो एक तीसरा प्रक्रिया होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं विकिरण। इंग्लिश में इसको रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको रेडिएशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विकिरण। यानी कि उष्मा का चालन का 3 प्रक्रिया होता है। पहला हो गया चालन, मतलब उष्मा का स्थानांतरण का 3 प्रक्रिया होता है। कौन कौन होता है बच्चों? तो पहला हो गया चालन, दूसरा हो गया संवहन और तीसरा हो गया विकिरण। ठीक है ना, ये 3 प्रक्रिया के द्वारा उष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, तो विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और माध्यम हो या ना हो विकिरण द्वारा उष्मा प्राप्त होती है। और उदाहरण के लिए अंगीठी, हीटर, चूल्हे के पास यदि हम बैठे तो गर्मी का अनुभव करते हैं, यह उष्मा हमें विकिरण द्वारा मिलती है। आप लोग देखे होंगे चूल्हे की लौ से हटने के बाद कोई गर्म बर्तन ठंडा होने के क्रम में अपने परिवेश में विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरित कर देता है। सभी गर्म वस्तुएं विकिरण द्वारा उष्मा छोड़ती या विकिरित करते हैं। यह विकिरण प्रकाश के किरणों के रूप में होता है जिन्हें हम नहीं देख सकते। यह विकिरण जब किसी वस्तु से टकराती है तो कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, और जो कुछ भाग होता है बच्चों वो कहाँ चला जाता है? पार हो जाता है, मतलब परागत हो जाता है। और खिड़की में लगा कांच इसका उदाहरण है। किसी कांच लगी खिड़की के पास अपना हाथ रखिए तो जिससे होकर के धूप अंदर आती है, तो आप क्या अनुभव कीजिएगा? गर्मी का अनुभव करते हैं, गर्मी का अनुभव करते हैं। यह उष्मा कांच को पार कर अपने हाथों में गर्मी दे रही है। उष्मा के अवशोषण के कारण वस्तु का ताप जो है वो बढ़ जाता है, और विकिरित उष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक है कि अवशोषित करने वाली वस्तु जो है वो निम्न ताप पर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बच्चों कि अब बस इतना ही समझना है कि जो विकिरण वाली प्रक्रिया होती है, विकिरण वाली प्रक्रिया में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए, जैसे खिड़की के कांच वाला हो गया या फिर जो कुछ भी है। ये सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी के पास आता है, तो उसमें भी क्या होता है कि कोई भी माध्यम नहीं है। पृथ्वी के और सूर्य के बीच में क्या है? निर्वात है, वैक्यूम है, कोई माध्यम नहीं है। फिर भी जो है वो रेडिएशन के माध्यम से जो तापमान है वो पृथ्वी की तरफ आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा वो क्या है कि सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आप जानते हैं कि हम गर्मियों में क्या करते हैं? सूती और हल्के रंगों वाले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, और जाड़ों में ऊनी तथा गहरे रंगों वाले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है बच्चों कि आप देखिएगा कि कोई भी जो हल्का रंग का कपड़ा होता है या वस्त्र होता है, हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह क्यों प्रतीत होता है गर्मी के दिनों में? तो इसका कारण ये है बच्चों कि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए गर्मी और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। देखो, जो भी डीप कलर बोलते हैं ना उसको, गहरा रंग, मतलब जैसे एकदम ब्लैक हो गया, तो ब्लैक क्या है? ये क्या करता है? जितने भी कलर का प्रभाव पड़ता है बच्चों, जैसे हम जो कपड़ा पहनते हैं तो गर्मी में देखिएगा कि ज़्यादातर लोग कपड़ा व्हाइट पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो व्हाइट कपड़ा है ना वो प्रकाश, जो उष्मा है, प्रकाश का उष्मा है, उसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, टकरा करके वापस लौट जाती है। तो वो जो है वो वस्तु, जो भी व्यक्ति कपड़ा पहने हुए रहता है व्हाइट कलर का, उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। अगर आप गर्मी के समय में ब्लैक कपड़ा पहन करके धूप में जाइए, इतना ज़्यादा गर्मी लगेगा, इतना ज़्यादा गर्मी लगेगा कि आप तुरंत खोल दीजिएगा उसको, बोलिएगा कि बाप रे परेशान हो गया। तो इस चीज़ के लिए तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लैक जो है ना वो उष्मा को अवशोषित कर लेता है, अपने पास रख लेता है। ऐसा उसका क्वालिटी है कि जो डीप कलर होगा वो क्या करता है? उष्मा का अवशोषण करता है, अपने पास रखेगा। तो अगर आप पहने हुए तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो यही कारण है कि हम लोग जो है सर्दियों में गहरा, मतलब काला पहनिएगा तो आराम लगेगा, लेकिन वही गर्मी के दिन में अगर पहनते हैं काले तो आपको जो है वो क्या लगेगा? बहुत ही तकलीफ दे होगा। ठीक है, अब सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र उष्णता बनाए रखने के लिए पहनते हैं। ठीक है, और सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊनी उष्मारोधी होते हैं। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु रहती है जो हमारे शरीर से उष्मा को परिवेश में विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। अधिक सर्दी में हम एक मोटे कंबल की जगह 2 अपेक्षाकृत पतले कंबल को एक के ऊपर दूसरे को डालकर ओढ़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंबल के बीच का वायु जो है वो एक परत का काम करती है, और उससे हमें क्या होता है कि ठंड लगने से बचा देता है। मतलब हमारे शरीर और वातावरण में क्या करता है? उनके बीच में एक बैड कंडक्टर का काम करता है, कुछ अलग का काम करता है। ठीक है बच्चों, ये कुछ
इंग्लिश के वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कुचालक को क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। समुद्री समीर को सी ब्रिज बोलते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।